हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की हमारी इस बेहतरीन सी क्लास में। आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपना टॉपिक चैप्टर नंबर 5 आपका, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। पिछले 3 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने समांतर श्रेणी में क्या देखा कि समांतर श्रेणी होती क्या है, हम कौन सी श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलेंगे, कौन सी श्रेणी को समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे, ये देखा। उसके बाद हमने इसका सार्वय अंतर ज्ञात करना सीखा। प्रथम पद और सार्वय अंतर की मदद से हमने एक समांतर श्रेणी है वो बनाना भी सीखा था। आज की इस क्लास में हम इसके आगे का जो टॉपिक है समांतर श्रेणी का nवां पद, मान लीजिए हमसे पूछा जाए ये एक समांतर श्रेणी है, इसका 8वां पद, 10वां, 20वां, 30वां या जो भी nवां पद हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, सीधा डायरेक्ट हम वो पद ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी में कुछ यानी कि सार्वय अंतर और प्रथम पद की मदद से। तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले यदि मैं आपको कुछ बातें बताऊं तो वो क्या होंगी, यदि आप कोई भी कंटेंट देख रहे हो या कहीं से भी आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हो, वो जरूरी ये है कि वो सीधा आपकी एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके एग्जाम में वही कंटेंट आए। यदि आप वो सही डायरेक्शन में एक सही मार्गदर्शन के थ्रू यदि आप एक स्टडी कर रहे हो तो वो अच्छी बात है। हमारा प्लेटफॉर्म आप सब लोगों को, जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी जो आपकी बुक चलती है उसको हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं हम। हमारा एम है, जो हमारा टारगेट है वो क्या है, 100/100 इन मैथ्स। आपके जो 10th के जो बोर्ड एग्जाम है उनमें हमारा टारगेट है 100 में से 100 स्कोर करना। तो आइए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का, वो है एपी का nवां पद। मान लीजिए हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई होगी, उसका हमें nवां पद ज्ञात करना है। वो किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो कोई समांतर श्रेणी होती है उसका यदि मैं बात करूं व्यापक रूप या इन जनरल फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखें कि समांतर श्रेणी कैसे होगी। जैसे पहला पद, फिर दूसरा, फिर तीसरा, A4, A5, इस तरह से आगे पद चलते जाएंगे और उसमें मान लीजिए हमारे पास टोटल जो पद हैं वो क्या है, AN लास्ट पद है, यानी कि N पद है। एक समांतर श्रेणी है हमारे पास जिसमें टोटल पद, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, N पद है। इसका पहला पद क्या होगा, A होगा। दूसरा A में D ऐड करेंगे तो दूसरा आएगा। A प्लस D दूसरा पद आया है, इसमें यदि हम एक D और ऐड करेंगे यानी कि A प्लस D ये दूसरा पद है, इसमें यदि हम D और ऐड कर देंगे ये तीसरा पद हो गया। ये क्या हो गया, A प्लस 2D, A प्लस 2D। यदि इसी में हम एक D जो हमारे पास सार्वय अंतर है यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करेंगे तो अगला पद आएगा, तो A प्लस 3D आ जाएगा अगला पद। अगला पद क्या आएगा, A प्लस 4D। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो जो AN है, nवां पद है वो क्या आएगा, ये देखिए A1 है वो क्या आया है A, A2 है वो क्या आया है A प्लस D, A3 है वो क्या आया है A प्लस 2D, A4 है वो क्या आया है A प्लस 3D, A5 है वो क्या आया है A प्लस 4D। यदि मैं इसकी बात करूं, इसमें यदि आप देखने की कोशिश करो तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि जो पद है, मान लीजिए पहला पद है
तो एक से छोटी संख्या क्या होती है? 0। तो d का मल्टीप्लाई तो क्या है? जो पद है उससे एक छोटी संख्या इंटू d। a है वो सब में आ रहा है, पहला पद है वो a प्लस डी। जैसे a2 है वो क्या है? a2 है वो क्या है? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 माइनस 1 a प्लस डी। इसी प्रकार यदि आप देखने की कोशिश करो a3 में क्या फॉलो हो रहा है? a3 क्या है? a प्लस 2d, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। जो यहां पर पद है यानी कि तीसरा पद है a3, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आ गया? a प्लस 2d। हमारे पास समांतर श्रेणी में भी यही पद आ रहा है, a प्लस 2d। यदि इसी प्रकार मैं बात करूं a4 क्या आ रहा है? a प्लस 3 इंटू डी। यहां से a4 यदि हम ज्ञात करेंगे a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 3 इंटू डी, तो a प्लस 3d आ गया। इस प्रकार से यदि इसी पैटर्न को हम फॉलो करें, ए एन क्या आएगा? तो वो क्या आ जाएगा? a प्लस, यहां पर 4 था तो 4 माइनस 1 इंटू डी, ए एन क्या आ जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास ए एन आ गया कि ए एन क्या आ गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। ये हमारे पास n वा पद हम बोल सकते हैं वो आ गया। ए एन क्या आ गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से हम क्या ज्ञात करते हैं? n वा पद ज्ञात करते हैं। ये हमने यहां पर देख लिया कि जो n वा पद है वो किस तरह से आया है, ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो n वा पद है ए एन, जो हम सीधा डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करेंगे हम आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें, और आगे के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी में हम सीधा डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि कोई भी पद हमें ज्ञात करना हो, n वा पद या कोई सा भी पद हो। मान लीजिए मैं यहां पर n की जगह पर आपको 5 लेकर दिखाता हूं, n बराबर 5, यानी कि हमें पूछ लिया a5 क्या आएगा? वो क्या आएगा? a5 बराबर a प्लस n की जगह पर 5 आ जाएगा, 5 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आ गया? a प्लस 4 इंटू डी। हमारी जो समांतर श्रेणी है इसमें क्या आया है? a प्लस 4d। पांचवा पद है वो यही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद, ये हमारे यहां से आ गए। तो जो फॉर्मूला है वो हमारा सही है। फॉर्मूले में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? एक तो होगा प्रथम पद जिसे हम a बोलते हैं, एक हमें सार्व अंतर जो कि क्या है? d है। इन दो चीजों की मदद से हम कोई भी n वा पद ज्ञात कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। सीधा डायरेक्ट इससे आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आएंगे, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आइए इसी फॉर्मूले की मदद से हम आगे के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? एक एपी दी गई है, एक समांतर श्रेणी दी गई है, 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें अब की बात 10वां पद ज्ञात करना है, n की जगह पर 10 रखना। यह हमें दिया गया है कि यह एक एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक समांतर श्रेणी है। तो हम d है वो किन्हीं भी दो क्रमागत पदों से निकाल सकते हैं, वो सेम आएगा आपके पास।
जैसे ये मान लीजिए मैंने बोला A1, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। यहां से यदि मैं इसको सॉल्व करूं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रथम पद जिसे हम A से डिनोट करते हैं वो क्या है, 2 है। प्रथम पद तो आप सब लोगों को मतलब देखना आ ही गया होगा, जो भी हमें एपी दी गई होगी उसका पहला पद है वही प्रथम पद होगा। यदि आगे हम बात करें, यहां से सार्वय अंतर क्या आएगा, सार्वय अंतर डी। सार्वय अंतर का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, an माइनस 1। an मान लीजिए n की जगह पर 3 रखते हैं तो क्या होगा, a3 माइनस 1 2 d आ जाएगा। a3 क्या है, यहां पर 12 है, a2 क्या है 7 है, 12 में से 7 घटाएंगे क्या आएगा, 5 आ गया। d है वो 5 आ गया है, a है वो 2 आ गया है। इसकी मदद से हमें 10वां पद ज्ञात करना है। an का क्या फॉर्मूला था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला हमारे पास आया था। इसमें n बराबर 10 लेने पर क्या आएगा, a 10, a क्या है हमारे पास 2 प्लस n की जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5 है, तो क्या आ गया, a 10 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 इंटू 5 45, तो जो 10वां पद है वो क्या आ गया, 45 और 2 47। ये हमारे पास 10वां पद आ गया है इस समांतर श्रेणी का। इस प्रकार से हम कोई भी पद हमें जो दिया गया होगा, nवां पद या चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, या डायरेक्ट हम 100वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। जितने इसमें पद होंगे, मैंने आपको एक बात और बताई थी, समांतर श्रेणी है वो 2 प्रकार की होती। एक तो वो आएगी जिसमें हमें अंतिम पद दिया गया होगा, जिसमें पदों की जो संख्या है वो एक फिक्स नंबर होगी कि इसमें इतने ही पद हैं। एक है कि इस प्रकार की जिसमें अंतिम पद नहीं दिया गया होगा, इसमें पदों की संख्या है वो इनफाइनाइट होने वाली है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वो क्या कहता है कि एक एपी दी गई है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अब की बार हमें n का मान पूछ लिया, जो है एक पद दे दिया गया है -81 कि ये कौन सा पद होने वाला है। तो अब की बार हम फॉर्मूला वही रखेंगे, जो an है उसकी जगह पर -81 रखेंगे और उसकी मदद से हम d का मान रखकर n का मान ज्ञात कर रहे होंगे। साथ ही क्या एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। साथ ही यह और बताना है कि कोई एपी है उसका पद है वो 0 है या नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी का प्रथम पद ए है वो क्या आया है 21। यहां से यदि हम सार्वय अंतर ज्ञात करें, डी जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, वो क्या होगा, किसी 2 क्रमागत पदों का जो अंतर है वो सार्वय अंतर होने वाला है। यदि मैं पहले और दूसरे पद से ही निकालूं तो क्या होगा, 18 माइनस 21। सार्वय अंतर हमेशा ये होता है अगला पद माइनस पिछला पद। तो 18 माइनस 21 क्या आ गया, -3 आ गया। सार्वय अंतर -3 आ गया है, प्रथम पद है वो 21 आ गया है। अब की बार हमें क्या दिया गया है, कौन सा पद -81 है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर अब की बार -81 रखेंगे। a है वो क्या है 21 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1, डी का मान क्या है -3। यदि ये 21 से इधर आएगा तो क्या होगा, -81 माइनस 21 बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3n, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3।
ये प्लस का 3 भी इधर आएगा, क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये क्या है, -81 और -21, माइनस का 102, ये 3 है, इधर आएगा नेगेटिव में -3n। तो क्या आ गया, माइनस का 105 बराबर माइनस का 3n। दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव से नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 3n बराबर 105। यदि मैं n का मान ज्ञात करूंगा वो क्या आएगा 105/3, जहां से n क्या आया 10 में 3 का गया 9 बार 15, 5, n बराबर क्या आ गया 35 आ गया। n का मान है वो 35 आ गया है। अब हम लिख सकते हैं कि अतः एपी का 35वां पद क्या है, -81 है। हमने ये तो ज्ञात कर दिया कि कौन सा पद -81 है, वो क्या है 35वां पद है। अब हमें आगे क्या पूछा गया है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, वो हम यदि जांच करेंगे तो अब की बार भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर अब की बार क्या लिखेंगे 0, ए क्या है 21 प्लस एन -1, डी क्या है माइनस का 3। अब की बार यदि हम बात करें 21 है वो इधर आएगा माइनस का 21 बराबर -3n प्लस 3, ये 3 इधर आएगा माइनस का 24 बराबर माइनस का 3 है। तो n का मान क्या आ गया 24/3। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 24, ये यहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आ गया, तो n का क्या मान आ गया 8 आ गया। n है वो कोई यदि इंटीजर आता है, n का मान हमारे पास एक इंटीजर आया है वो 8 आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी का 8वां पद है वो क्या है 0 है। हम ये लिख देंगे अतः एपी का 8वां पद वो क्या हो जाएगा 0 है। यहां पर यदि इस प्रकार से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एपी का कोई पद 0 है या कोई भी पद जैसी संख्या दी गई होगी, यदि n का मान जो कोई इंटीजर आता है, n क्या है यहां पर कोई भी एक इंटीजर है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यदि n का मान एक इंटीजर आता है तब तो वो उस एपी का एक पद है। यदि n का मान इंटीजर नहीं आता है तो वो उस एपी का पद नहीं होगा। सकारण उत्तर दीजिए, हमने उत्तर दे दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद है वो 9 है। अब की बार हमें क्या पूछा गया है, एपी है वो निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद है वो क्या है 5 है और 7वां पद है वो क्या है 9 है। आइए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमें क्या दिया गया है, तीसरा पद A3 वो क्या है 5 है। हम फॉर्मूला वही याद रखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, यही फॉर्मूला हम याद रखेंगे और इसी को अप्लाई करेंगे। A3 क्या हो जाएगा a प्लस एन -1 यानी कि 3 है, n की जगह पर 3 - 1 क्या आ जाएगा 2d, a प्लस 2d बराबर 5 आ गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें। यदि इसी प्रकार हम देखेंगे 7वां पद है वो क्या है 9 है, A7 है वो क्या है 9, तो A7 क्या आ जाएगा a प्लस n की जगह पर 7 - 1 6d वो क्या आ गया 9 आ गया।
इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। हमारे पास दो इक्वेशन प्राप्त हो गई है। एक है a प्लस 2d बराबर 5, एक है a प्लस 6d बराबर 9। हमने एक चैप्टर पीछे डिस्कस किया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें हमने यही देखा था कि ये जो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2। तो ये दो चर वाली, इनकी पावर है वो क्या है? 1 1। तो ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और ये दो दे रखे हैं एक साथ, तो क्या हो गए? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उस चैप्टर की मदद से ये सॉल्व होंगे। हम किसी भी विधि से इनको हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं और विलोपन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं, हमने एक विलोपन विधि नाम से विधि सीखी थी। उसमें क्या था कि कोई भी एक वेरिएबल के जो गुणांक है वो आप एक समान कर लीजिए, फिर यदि वो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं तब तो उन्हें घटा दीजिए, या दोनों का जो साइन है वो अलग अलग है तो उन्हें जोड़ दीजिए, ताकि हमारे पास केवल एक वेरिएबल बचे और उसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वही हम लगाएंगे विलोपन विधि से। क्या होगा? समीकरण 1 में से 2 को यदि हम घटाएंगे तो क्या करेंगे? किस तरह से घटाएंगे? a प्लस 2d बराबर 5, नीचे क्या है? a प्लस 6d बराबर 9। मैंने आपको यह भी बताया था कि इनको घटाते किस तरह से है। जो नीचे वाली इक्वेशन है, इसके जो भी वेरिएबल है या जो भी संख्या है, उनके जो साइन है वो चेंज कर दीजिए। यदि वो पॉजिटिव है तो उन्हें नेगेटिव कर दीजिए, यदि कोई नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर दीजिए। a पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। 6d पॉजिटिव है, नेगेटिव। 9 पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 0। 2d माइनस 6d क्या बचेगा? 2d माइनस 6d बराबर 5 माइनस 9। यहां से क्या बचा हमारे पास? माइनस का 4d बराबर माइनस का 4। तो d का मान है वो क्या आया है? 1 आ गया, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। 4 का भाग देंगे दोनों तरफ तो क्या आ गया? d बराबर 1 आ गया। जो सार्वंतर है हमारी एपी का वो 1 आ गया है। अब हम d का मान या तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे या इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, जिससे हमें a का मान भी प्राप्त हो जाए। अगला काम क्या है हमारा? a का मान मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? a का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखेंगे तो क्या होगा? सॉरी, हम यहां पर a का मान नहीं d का मान रख रहे हैं। d का मान आया है हमारे पास, a का मान तो हमें ज्ञात करना है। तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह पर क्या रखेंगे? 1 बराबर 5। 2 इंटू 1 2 आ गया, इधर पॉजिटिव है इधर जाएगा नेगेटिव। तो a का मान क्या आ गया? 5 माइनस 2, a बराबर 3 आ गया। a का मान क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया। d का मान है वो 1 आ गया है। तो अब हम एपी क्या ज्ञात करेंगे? इसका प्रथम पद जिसे हम a बोल सकते हैं या a1 कहते हैं, वो क्या आ गया? 3 आ गया। a2 क्या होगा? a प्लस डी। हमने an का फॉर्मूला देख रखा है। a2 क्या होगा? a है 3 प्लस d है 1, 4 आ गया। a3 क्या होगा? या तो हम ये लिख सकते हैं a2 प्लस डी, या हम इसमें यदि d ऐड करेंगे a प्लस डी, और d क्या आ गया? a प्लस 2d। a क्या है? 3 है,
डी का मान 1 है तो 2 इंटू 1 2, 3 और 2 5। ए 4 क्या आ जाएगा, ए प्लस 3d। ए का मान 3 है, 3 इंटू डी का मान 1 है, 3 इंटू 1 3 आ गया, तो 3 प्लस 3 6 आ गया। तो जो हमारे पास एपी प्राप्त होगी वो क्या है, 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आगे के और पद हमें प्राप्त होते जाएंगे। ये हमने इसमें एपी भी ज्ञात कर ली है। बस सिंपल सा इतना सा ही वर्क आपको याद रखना है। ये एक फॉर्मूला है जो आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बस इस फॉर्मूले की मदद से आप इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को अपने खुद से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है, क्यों। अब की बार हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जांच करनी है कि इन दो पदों का अंतर, इन दो पदों का और इन दो पदों का अंतर है वो क्या एक समान है, क्या ये एक एपी बन रही है। यदि एपी बन रही है तो यहां पर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उस फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये मुझे उम्मीद है आप खुद से कर लोगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, हिंट क्या होगी, 5 और 11 का अंतर है वो 6 आ रहा है, 11 और 17 का अंतर भी 6 आ रहा है, 17 और 23 का अंतर है वो भी 6 आ रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस है वो एक समान आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यह एक एपी होगी। यदि एपी होगी तो इसका सार्वत्रिक अंतर क्या आएगा, 6 आ गया। इसका प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है, सार्वत्रिक अंतर है वो 6 है। तो इसमें आप फॉर्मूला है वो कौन सा अप्लाई करोगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब की बार क्या करोगे, ए एन बराबर 301 रख दोगे। यदि एन का मान है वो कोई इंटीजर आता है, इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स होते हैं ये इंटीजर होते हैं। यदि इंटीजर आता है तब तो ये क्या होगा, एक एपी होगी, वरना ये एक एपी नहीं होगी। इंटीजर भी प्लस, यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वही आए, यानी कि धन पूर्णांक जो आएंगे तब तो ये एक पद होगा 301 इस एपी का, वरना यह एक पद नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो वो क्या कहता है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। यदि मैं बात करूं 2 अंकों वाली संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 2 अंकों की, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो 10 है। 9 1 से 9 तक या 0 से 9 तक आप बोल सकते हो, वो है एक अंक वाली संख्याएं। उसके बाद 10 क्या है, वो सबसे छोटी 2 अंक की संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या है 99, यानी कि 99 है, वो सबसे बड़ी संख्या है 99। अब हमें यह भी पता है कि हमें पूछा क्या गया है कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। यदि मैं बात करूं यहां पर 10 है सबसे छोटी संख्या, उसके बाद 11, उसके बाद 12 13 14, ये 2 अंकों की संख्याएं हैं अप टू 98 99 तक। क्या 10 है वो 3 से विभाज्य है, तो हम बोलेंगे नहीं।
11 है वो भी नहीं है। तो 12 है वो है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, फिर 15 आएगा वो है। तो हमारे पास क्या आ रही है, एक श्रेणी 12, 15, 15 के बाद कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी, 18, 18 के बाद 21 अप टू, क्या 98 3 से विभाज्य है, नहीं है। क्या 97 है वो 3 से विभाज्य है, वो भी नहीं। 99 है वो 3 से विभाज्य है। तो लास्ट में क्या आएगा, 96 और उसके बाद 99। ये हमारे पास एक एपी बनेगी। ये किस तरह से बनी है ये आपने देख ली है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। ये हमारे पास एक एपी आ गई है। हमें पता है इसका प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद क्या है, वो 12 है। और सार्वंतर है वो क्या है, वो हमें दिया भी गया है, क्या दिया गया है, 3 से विभाज्य, यानी कि सार्वंतर होगा वो 3 होगा। आप देख भी सकते हो 12 15 का अंतर 3, 15 18 का अंतर 3, 18 और 21 का अंतर है वो भी क्या है, 3 है। तो आप एक ही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यूज में लेना है। अब की बार क्या करना है, ए एन बराबर 99 रखना है, जो अंतिम पद है। ये पहला पद है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से ये ए एन है, ये ए एन माइनस 1 है। तो जो एन वा पद है हमें ये पता चल जाएगा कि ये इस श्रेणी का कौन सा पद है। वही 2 अंकों वाली जो एन आएगा उतनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। तो ए एन क्या है, 99, ए क्या है 12, प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है एन माइनस 1, डी क्या है 3 है। ये 12 इधर आएगा, क्या होगा 99 माइनस 12 बराबर 3n माइनस 3। ये 3 इधर आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 99 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ गया 87। ये 3 नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव का 3 बराबर 3n। तो क्या आ गया हमारे पास 3n बराबर 87 और 3 90 आ गए। हमारे पास आया है 3n बराबर 90। तो n का मान क्या आएगा 90/3, 30 आ गया। n का जो मान है हमारे पास वो क्या आ गया 30 आ गया है। तो हम ये लिख देंगे, अतः 2 अंकों वाली तीस ऐसी संख्याएं हैं, 30 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, जो 3 से विभाज्य है, या हाँ विभाज्य ही लिखा गया है, या विभाजित है, हम यही लिखेंगे। बस इतना सा सिंपल वर्क है, वो आपको सभी क्वेश्चंस में करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एपी दी गई है 10 7 4 का लास्ट पद माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की और 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें क्या बोला गया है, हम इतनी बार क्या कर रहे थे, जैसे ये है 10 7 4 अप टू माइनस 62, हम इधर से ऐसे चल रहे थे। अब की बार हमें क्या बोला गया है, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर। अब की बार हमें यहां से चलना है, इधर की तरफ आना है, और 11वां पद इधर से स्टार्ट करने पर 11वां पद है वो क्या आएगा। हम अब पहले क्या कर रहे थे, A1 A2 A3 अप टू AN इसको बोल रहे थे, इस प्रकार से हम चल रहे थे। अब की बार हम क्या करेंगे, इसको A1 बोलेंगे, फिर A2 A3 A4, इस प्रकार से हमें A11 है वो ज्ञात करना है। तो इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
अब की बार क्या करेंगे हम, A1 है जो प्रथम पद है वो क्या लेंगे, वो हम लेंगे माइनस का 62, और सार्वंतर है वो क्या होगा, किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर हो जाएगा, वो सार्वंतर है। अब की बार हमें एपी क्या दी गई है, -62 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है 4 7 और 10। हमें इस प्रकार से इनको देखना है, इस एपी को आपको इस तरह से देखना है। इसमें यदि मैं डी की बात करूं तो मान लीजिए 7 और 10 का अंतर क्या करेंगे, 10 - 7, सार्वंतर वो क्या आ गया, 3 आ गया। प्रथम पद है वो माइनस का 62 आ गया। तो हम क्या करेंगे, A11 क्या हो जाएगा, A प्लस 11 - 1 इंटू डी, A11 क्या हो जाएगा, A है माइनस का 62 प्लस 11 - 1 10 इंटू डी क्या है 3, तो क्या आ गया -62 प्लस 10 इंटू 3 30। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो A11 क्या आ गया, माइनस का 32 आ गया। -62 में से यदि हम 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 32 आ गया। तो हम ये लिख देंगे, अतः अंतिम पद से प्रथम पद की ओर इसका 11वां पद है वो क्या है, माइनस का 32 आया है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक शब्दों का क्वेश्चन आ गया है। 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। एक कोई धनराशि है वो 1000 रुपए की है, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दे रखा है। अगले साल का जो अंत होता है वहां पर हमें ब्याज की गणना करनी है, और इस प्रकार से हमें क्या करना है, 30 वर्षों का ब्याज ज्ञात करना है। यदि वो एक एपी बनाते हैं तो मान लीजिए प्रथम वर्ष का ब्याज, द्वितीय वर्ष का ब्याज और तृतीय वर्ष का ब्याज, यदि वो एक समान मतलब उसमें एक निर्धारित संख्या ऐड होते हुए यदि वो धनराशि आती है तो वो एक एपी बनाएगी। इसको आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी बस जस्ट 1 मिनट मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यदि सबसे पहले मैं देखूं साधारण ब्याज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, या जिसे मैं बोलूं सूत्र क्या होता है, वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ये क्या होता है, एक साधारण ब्याज को ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है। इसमें यदि दर वार्षिक दे रखी होगी तो समय है वो भी वर्ष में आएगा, यदि मासिक दर है तो समय है वो महीनों में हम लिखते हैं। ये एक ध्यान देने योग्य बात है बस, और सिंपल फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करके हमें ज्ञात करना। यहां पर मूलधन है वो क्या है, 1000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, प्रथम वर्ष का ब्याज प्रथम वर्ष का ब्याज क्या होगा, मूलधन क्या है 1000 रुपए है, इंटू दर क्या है 8% वार्षिक, तो 8 आ गया। समय क्या है 1 वर्ष का आ गया, अपॉन 100।
दो जीरो से दो जीरो कैंसल, ऊपर क्या बचा 8 इंटू 1 8 इंटू 10 क्या आ गया 80 रुपए आ गया। प्रथम वर्ष का ब्याज है वो 80 रुपए आ गया है। तो एक वर्ष बाद क्या हो गया 1000 प्लस 80 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। आपको इसी प्रकार से दूसरे वर्ष का वो है क्या है ब्याज ज्ञात करना है। एक सेकंड दीजिए, मैं कुछ जरूरी काम आ गया है। हाँ, हम क्या कर रहे थे, हाँ हम क्या कर रहे थे, दूसरे वर्ष का ब्याज, या हम ये लिख सकते हैं दूसरे वर्ष हमें क्या दिया गया है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करना है। दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा, अब की बार मूलधन है वो क्या है 1000 रुपए ही है, दर है वो 8 है, समय क्या होगा अब की बार 2 वर्ष, क्योंकि दूसरे वर्ष के अंत में तो क्या होगा 2 वर्ष अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 इंटू 2 16 इंटू 10 160 रुपए। इसी प्रकार हम क्या करेंगे तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, वो क्या आएगा, मूलधन है वो 1000 रुपए ही होगा, दर है वो 8 है, समय अब की बार क्या हो गया 3 वर्ष हो गया अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 इंटू 3 24 इंटू 10 240 रुपए आ गए। हमने ये ज्ञात कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, क्या ये जो आया है 80 160 और 240 इस प्रकार से आगे चलता जाएगा, क्या ये एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है, यदि एपी बनाएंगे तो फिर हम आगे देखेंगे कि क्या पूछा गया है। यहां पर मान लीजिए इसे हम A1 नाम दे देते हैं, इसे A2 दे दिया और ये क्या हो गया A3। क्या A1 A2 A3 की मदद से ये एक एपी बन रही है, तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे, A2 माइनस A1, A2 क्या है 160 माइनस 80 क्या आ गया 80 आ गया। इसी प्रकार से हम डी एक और ज्ञात करेंगे, वो क्या होगा A3 माइनस A2, A3 क्या है 240 माइनस A2 क्या है 160, 240 में से 160 घटाएंगे तब भी क्या आएगा हमारे पास 80 ही आ गया है। यदि डी समान आ रहा है तो क्या है कि ये जो ब्याज है वो एक एपी बना रहे हैं, चूंकि डी समान है इसीलिए ये ब्याज एक एपी बना रहे हैं। यदि ये एक एपी बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए कि ये एक एपी में आएंगे 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करना है। हमारे पास क्या आया था 80 160 और 240, ये एक वर्ष का ब्याज आया था, ये दूसरे वर्ष के अंत में, ये तीसरे वर्ष के अंत में जो कुल ब्याज है वो आया था। अब की बार हमें क्या करना है 30 वर्षों के अंत में,
ब्याज, वो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसको एक एपी मानते हुए हमें ज्ञात करना है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए 30 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या था हमारे पास 80 था, डी है वो क्या आया था हमारे पास, डी क्या आया है 80, तो डी है वो 80 आया था, एन है वो क्या आ गया 30 वर्ष, क्योंकि यहां पर दिया गया है 30 वर्षों के अंत में ब्याज। तो ए 30 क्या हो जाएगा, ए क्या है 80 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 80, ए 30 क्या हो जाएगा 80 प्लस 29 इंटू 80 क्या हो जाएगा 29 इंटू 8, 9 इंटू 8 72, 7 8 इंटू 2 16 और 7 23, तो क्या आएगा 2320 आ गया, क्या आ गया 2320 आ गया। तो ए 30 क्या आ गया 2320 और 80 2400 रुपए आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं अतः 30 वर्षों के अंत में, 30 वर्षों के अंत में कुल ब्याज है वो क्या आया है 2400 रुपए है। हमारे पास क्या आ गया 2400 रुपए आ गया 30 वर्षों के अंत में ब्याज। हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं 1000 इंटू 8 इंटू 30 अपॉन 100, लेकिन हमें तो दिया यह गया था कि इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज ज्ञात कीजिए, कि हमें फैक्ट है वो ये यूज करना है कि ये एक एपी बना रहे हैं, इसका यूज करते हुए हमें 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करना था। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है आपकी स्क्रीन पर, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट सवाल रहने वाला है। इसमें क्या पूछा गया है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, फूलों की एक क्यारी है उसकी पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, 23 गुलाब के पौधे हैं सॉरी, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इस प्रकार से ये चलता जाता है। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, क्या क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। इस प्रकार से ये चलता जाता है और जो लास्ट पंक्ति है उसमें 5 गुलाब के पौधे। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, प्रथम पद है वो क्या आया है 23 आया है। आप ये भी देख सकते हो 23 और 21 का अंतर 2, 21 और 19 का अंतर है वो भी 2 आया है। तो जो डी है वो क्या आएगा A3 माइनस A2, A3 क्या है 19 माइनस 21, तो जो डी का मान है वो क्या आएगा माइनस का 2 आ गया। हमारे पास ए है वो 23 आ गया है, डी है वो नेगेटिव का 2 आ गया। अब हमें ये जो पंक्ति है इसमें पंक्तियों की संख्या देखनी है। जो गुलाब के पौधे हमने रख रखे हैं, पहली पंक्ति में 23, दूसरी में 21, तीसरी में 19 और अंतिम पंक्ति में हमारे पास 5 पौधे। हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या रखेंगे 5 रखेंगे, यहां पर ए प्लस एन हमें ज्ञात करना है, तो ए का मान भी हम रख ही देते हैं 23 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1
डी का मान क्या है -2। ये 23 इधर आएगा, नेगेटिव में आएगा, 5 माइनस 23 बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा -2n, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, ये 2 प्लस है, इधर आएगा माइनस में आएगा, ये 2 इधर पॉजिटिव है, और इसको यदि मैं इधर ले आता हूं तो ये क्या होगा, सीधा पॉजिटिव आ जाएगा। सॉरी, इधर क्या था, प्लस का 2 था, ये प्लस का 2 है, इधर क्या जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा, -2 और -23, -25 प्लस 5, -20 बराबर -2n। तो जो n का मान है वो क्या आ गया, 10 आ गया। 10 किस प्रकार से आया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ यदि हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, n बराबर 10। हम लिख देंगे अतः उस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, n का मान 10 आया है तो क्या आएगा, कुल 10 पंक्तियां हैं। हमने क्या लिख दिया, अतः उस क्यारी में कुल क्या है, 10 पंक्तियां हमारे पास आई है। यह था आज की हमारी इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन। हमने कल की क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, आपकी एक्सरसाइज 5.2। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो आपकी एक्सरसाइज है 5.2 उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करके आनी है कल की क्लास में आने से पहले। यदि आपको क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो फिर आप हमारी कल की इस क्लास को देखिएगा और उसमें जहां जहां भी आपको दिक्कत आए वो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यदि क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।